हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने 2 लेसन पढ़ लिए हैं। पहला था अपना भारत का परिचय, भारत की स्थिति एवं विस्तार। दूसरा था अपना भारत के भौतिक क्षेत्र। और तीसरा लेसन है अपना अफवाह। अफवाह में अपन क्या पढ़ेंगे? ये लेसन का नाम है अफवाह। ठीक है। अब अफवाह क्षेत्र क्या होता है? अफवाह क्षेत्र, अब अफवाह क्षेत्र वो होता है जिसमें कोई भी, ये जो एक जैसे नदी है, नदी और उसकी सहायक नदियां या छोटी वितरिकाएं बहकर उस क्षेत्र में से जहाँ से वो वितरिकाएं बहती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? वहां का अफवाह क्षेत्र है। उन मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो क्षेत्र होता है उसे अफवाह क्षेत्र कहा जाता है। अब अपने भारत में एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अफवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है। विभिन्न दिशाओं से आकर, अब कोई नदी जैसे ये नदी बह रही है, अब इसमें विभिन्न दिशाओं से आकर नदियां मिलती हैं, तो ये क्या हो गया? इसका अफवाह क्षेत्र। अफवाह क्षेत्र। अब यह तो मुख्य नदी हो गई, ये तो क्या हो गई? मुख्य नदी। मुख्य नदी और इसकी जो ये वितरिकाएं हैं, छोटी छोटी ये वितरिकाएं, इन दोनों के द्वारा जो क्षेत्र में जितने में ये बहती हैं वो उस नदी का अफवाह क्षेत्र कहा जाता है। नदी तंत्र जो जिसमें नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अफवाह क्षेत्र कहा जाता है। जैसे ये समझ लो गंगा नदी है, गंगा में यमुना, गंडक, कोसी, घाघरा ये सारी मिलती हैं, तो यह उसका गंगा का जहां से वो बहती हैं वो उसका अफवाह क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। अब अफवाह क्षेत्र आ गया समझ में। अब अपने भारत को 2 प्रकार के अफवाह क्षेत्रों में बांटा गया है। नदियों के आधार पर या क्षेत्र के अपने ये स्थलाकृतियों के आधार पर इसको 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला तो है हिमालय अफवाह क्षेत्र, हिमालय से निकलने वाली नदियां और उनकी वितरिकाएं या सहायक नदियां। ठीक है, छोटी नदियां, हिमालय अफवाह क्षेत्र। दूसरा है प्रायद्वीपीय अफवाह या प्रायद्वीपीय नदियां। आप अफवाह क्षेत्र भी बोल सकते हो या नदी क्षेत्र। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां 2 प्रकार के क्षेत्रों में इनको बांटा गया है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, नदियां। अब हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो जिधर भी बहती हैं, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों का तो हो जाएगा। हिमालय से निकलने वाली नदियां जितने क्षेत्र को प्रभावित करती हैं और वो कहाँ पर फिर गिरती हैं, इनका वर्णन तो अपन करेंगे। जो मुख्यतः हिमालय से निकलती हैं और प्रायद्वीपीय भारत अपन ने कल पढ़ा था ना, जैसे स्थलाकृतियों में, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में निकलने वाली नदियां और उनकी सहायक नदियों के द्वारा जो अफवाह क्षेत्र बनता है उसका अपन अलग अलग अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले है हिमालय की नदियां। अब हिमालय की नदियों में इसमें देखो हिमालय की नदियां, हिम प्लस आलय, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है ना, हिम प्लस आलय, तो ये हो गया बर्फ का घर। इसका अर्थ होता है हिमालय का। ठीक है। अब ये तो एक जानकारी के लिए बताया मैंने। अब हिमालय की नदियां 12मासी होती हैं। 12मासी का मतलब पूरा साल उसमें पानी बहता है। क्यों? क्योंकि वो हिम के पिघलने से बहती हैं वो नदियां। हिमालय का मतलब होता है हिम का घर।
तो हिम के पिघलने से, बर्फ के पिघलने से जो पानी आता है वो पूरी साल बहता रहता है। मौसमी नदियां वो नहीं है, वो पूरी साल 12मासी नदियां हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां, अब प्रायद्वीपीय नदियां 12मासी नहीं है। ठीक है, इसमें मौसमी नदियां होती हैं जो कि वर्षा पर निर्भर करती हैं। ये तो क्या होती है, 12मासी नदियां होती हैं, ये मौसमी नदियां होती हैं जो मौसम के अनुसार, जैसे बारिश के मौसम में अधिक नदियां बहती हैं और जब बारिश नहीं होती है तो वो नदियां का जल सूख जाता है। तो ये मौसमी नदियां होती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां मौसमी नदियां होती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एक बार अपन पढ़ लेते हैं। ये भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। ये अभी मैंने तुम्हें समझाया ना। हिमालय की अधिकतर नदियां 12मासी नदियां होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी बहता रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां हैं, कौन कौन सी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। हिमालय की कौन सी मुख्य नदियां हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। ठीक है, मुख्यतः ये दो नदियां हैं। हिमालय, इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्ज का निर्माण किया है। हिमालय की नदियां, गार्ज का निर्माण होता है, अपन स्थलाकृतियों में आगे पढ़ेंगे कि ऊंचे से जब नदियां गिरती है ना तो नीचे एक कड्डानुमा आकृति बन जाती है, उसे गार्ज कहा जाता है। ठीक है, हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपरदन करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संवहन करती हैं। मध्य तथा निचले भाग में ये नदियां विसर्प, गोखुर, झीलीय स्थलाकृतियों के नाम हैं जो नदियों के द्वारा बनाई जाती हैं तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेप आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण भी करती हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर होता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली होती है, थोड़ी होती है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय ऊंची भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। मैंने तुम्हें स्थलाकृतियां पढ़ाया तब भी बताया था। अब इसमें देखो दो शब्द आए हैं आपके कि नदियों के द्वारा क्या किया जाता है, अपरदन और निक्षेपण। नदियों के द्वारा एक होता है, मैंने अभी बताया कि नदियां जब पहाड़ों से निकलती हैं तो वो अधिक अपरदन करती हैं और फिर धीरे धीरे जब वो मैदानी क्षेत्र में जाती हैं तो निक्षेपण। तो दो शब्द आए हैं, अपरदन और निक्षेपण। अब अपरदन क्या होता है, अपरदन ये होता है जिसमें जब नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से जैसे जाते हैं, जितनी तेज उनकी स्पीड होगी तो वो अपने साथ विभिन्न चट्टानें, जो पर्वतों में तो चट्टानें होती हैं, तो वो उन चट्टानों को बहुत अधिक कटाव करती है। कटाव करना क्या हो गया, अपरदन। कटाव करना, अपने साथ भागकर ले जाती है ना, वो कटाव करके अपने साथ भागकर, मिट्टी आई तो मिट्टी को साथ ले लेंगे। अत्यधिक जैसे पानी बहुत तेज स्पीड में बहता है तो उधर मिट्टी में भी आप कई बार देखते हो गड्ढा सा बन जाता है ना, तो वो तो हो गया, वो गड्ढा तो क्या हो गया, अपरदन। और जब आप देखते हो कि पानी एकदम स्पीड से आएगा, फिर उसकी आगे चल के जैसे धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाएगी, मैदानी क्षेत्र में जब ये कम हो जाती है तो अपने साथ जो भी ये बालू, गाद, कंकड़, पत्थर जो भी लाती हैं उनको एक जगह छोड़ना शुरू कर देती हैं। पानी बहता रहता है तो जो भारी पदार्थ जो होते हैं उनका जमाव करना शुरू कर देती हैं। तो कटाव तो हो गया अपरदन और जमाव हो गया निक्षेपण। ठीक है, अपने साथ लाए हुए सामान का जब वो वहीं छोड़ देती हैं तो वो उसको क्या कहेंगे अपन, निक्षेपण। और अपरदन जब वो
इनकी स्पीड अधिक होती है तो ये कटाव करती हैं, तो ये क्या होता है, अपर्दन होता है। ठीक है, अब इसमें देखो हिमालय की नदियां पढ़ेंगे अपन सबसे पहले। हिमालय की नदियां, हिमालय नदी तंत्र भी बोल सकते हो आप, नदी तंत्र। अब हिमालय की नदियों में मुख्य मुख्य कौन सी नदियां बताई है मैंने? हिमालय की नदियों में सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये 3 मुख्य नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं इनमें? हिमालय नदी तंत्र में सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, दूसरी है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। मुख्य बड़ी नदियां यही हैं। ठीक है, अब सिंधु नदी तंत्र के लिए अपन पढ़ेंगे आज सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक रफली मैप बना देती हूँ। हिमालय नदी तंत्र में अपन क्या पढ़ रहे हैं? सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक रफली मैप बना देती हूँ। अपन को ऊपर का ही भाग चाहिए। ठीक है ना, अब आपको पता है कि हिमालय भारत के उत्तरी क्षेत्र में, इधर से इधर अपन ने हिमालय पढ़ा था ना पिछले लेसन में। तो सिंधु नदी तंत्र मुख्यतः 3 नदियां हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। अपन को पूर्व का भाग चाहिए। ठीक है, इतना ही भाग चाहिए बस, क्योंकि इधर ही हिमालय है। तो इसमें सिंधु नदी का मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में स्थित है। इसका उद्गम कहाँ से है? इधर ये तिब्बत है ना, इधर ये मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील में यहाँ से इसका उद्गम स्थान है। मानसरोवर झील में, तिब्बत में मानसरोवर झील के में से यह सिंधु नदी निकलती है और यह निकलती हुई इस प्रकार से बहती हुई है, यहाँ अरब सागर में गिरती है। ठीक है, यह हो गई सिंधु नदी। सिंधु नदी अब यह कहां से निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है, इसका उद्गम स्थान है। उसके आगे है पश्चिम की ओर बहती हुई नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। यह यहाँ से निकलती हुई, इधर ये लद्दाख जिला है ना जम्मू कश्मीर का, इसमें भारत में प्रवेश करती है। ये मानसरोवर झील किसमें है? तिब्बत में है। और यह भारत में कहां से प्रवेश करती है? जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में। जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में, लद्दाख जिले में यह लद्दाख में प्रवेश करती है। फिर आगे पश्चिम की ओर, भारत के पश्चिम की बात कर रहे हैं हम, पश्चिम की ओर बहती हुई है यहाँ इधर से, और इधर ये पाकिस्तान में। भारत में इसका बहुत ही कम क्षेत्र बहता है। भारत के ये किन क्षेत्रों में बहती है? देखो, भारत में है, इस भाग में यह बहुत ही सुंदर दर्शनीय घाट का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सारी नदियां जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक और ऊंचा इस नदी में मिलती हैं। यहाँ पर ये छोटी छोटी वितरिकाएं हैं इनका जो। अब मुख्य वितरिकाएं कौन सी हैं? सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। बलूचिस्तान और सतलुज व्यास, अब यह पहाड़ी क्षेत्र से इधर से निकलती हुई इधर ये यहाँ होता है मिठानकोट। पाकिस्तान में एक जगह का नाम है मिठानकोट, जहां पर यह जो इसकी सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम 5 नदियां इसकी सहायक नदियां हैं,
मिठानकोट, यह यहाँ है मिठानकोट, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पर इसकी है सतलज, रावी, व्यास, चिनाब और झेलम, ये इसकी सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की सबसे ऊपर झेलम, ये झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सबसे नीचे है, यहाँ है व्यास, ये इधर से आप देंगे, और यह है सतलज। ये इसकी 5 सहायक नदियां हैं। यह तुम्हें नाम याद रखना है ऊपर से नीचे तक। एक बार फिर बोल रही हूँ मैं, सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं। देखो, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये मैंने तुम्हें बता दिया। ये झेलम, चिनाब, रावी, व्यास इधर से आती है, और यह फिर है सतलज। ये पांचों कहाँ मिलती हैं? मिठानकोट में। एक बार लेके जाता हूँ ठीक है। यह पाकिस्तान के मिठानकोट में मिलती हैं पांचों। इसकी मुख्य सहायक नदियां नाम लिख लो चाहे तो आप, कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये इसकी 5 सहायक नदियां कहाँ मिलती हैं? मिठानकोट में। पाकिस्तान के मिठानकोट पर यह पांचों नदियां मिलती हैं। और इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती हुई और अरब सागर में गिरती है। यह आपको ध्यान रखना है कहाँ से निकलती है यह नदी? मानसरोवर झील में, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। लद्दाख जिले में, जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में यह प्रवेश करती है भारत में। और फिर इसकी ये पांचों सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये मिठानकोट में, पाकिस्तान के मिठानकोट में मिलती हैं। और फिर यह दक्षिण की तरफ बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में। भारत के कौन कौन से राज्यों में है इसका? जम्मू कश्मीर में 1/3 भाग है, सबसे ज्यादा यह है जम्मू कश्मीर, हिमाचल और कुछ भाग इसका पंजाब में। बस 3 राज्यों में बहती हुई यह पाकिस्तान में अधिक क्षेत्र में बहती है और फिर यह अरब सागर में मिल जाती है। यह अपना था सिंधु नदी तंत्र या सिंधु अपवाह तंत्र बोल सकते हो आप। मुख्य बातें मैंने आपको बता दी हैं। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से आती है। इस सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। लेकिन यह भारत के बहुत ही कम क्षेत्र में, आपने देखा सिर्फ इतने से क्षेत्र में ही यह बहती है। कौन कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में। जम्मू कश्मीर को अब तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, लेकिन अब मुख्य बातें यही है इसकी, क्या आपको ढंग से समझ लेना है। इसमें देखो, मैं एक बार फिर बता देती हूँ कहाँ से निकलती है सिंधु नदी? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर यह पश्चिम की ओर बहती हुई यहाँ जम्मू कश्मीर में लद्दाख जिले में यह भारत में प्रवेश करती है। भारत में फिर यह बहती हुई है इधर पाकिस्तान में आती है। और इसकी 5 सहायक नदियां अभी मैंने बताई हैं तुम्हें, जो कि देखो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये सीरियल वाइज याद कर लेना। यह पांचों नदियां इसमें कहाँ मिलती हैं? पाकिस्तान के मिठानकोट में। स्थान का नाम है पाकिस्तान के मिठानकोट में। ये पांचों नदियां इसकी सहायक नदियां मिलती हैं। उसके बाद यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई अरब सागर में यह अपना जल गिराती है। कहाँ मिलती है यह? अरब सागर में। अरब सागर में इसकी, वैसे तो यह लंबी नदियों में आती है, लेकिन भारत में इसका बहाव का क्षेत्र बहुत ही कम क्षेत्रों में यह बहती है। अधिकतर क्षेत्र कौन से इसमें? पाकिस्तान में बहती है। मुख्यतः यह पाकिस्तान में बहती है। अब ये सारी चीजें तुम्हें याद रखनी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और
पंजाब। भारत के कौन कौन से राज्यों में बहती है यह? जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में ही बहती है। अब ये चीजें तुम्हें याद रखनी है। अब कल अपन पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। आज के लिए इतना ही, इसको ढंग से याद कर लेना और